आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। मुल्क की तारीख में पहली बार रवा माली साल के 9 माह में तरसीलात ज़र 28 अरब डॉलर की सतह अबूर कर गई हैं, जबकि तारीख में पहली बार एक माह के दौरान 4.1 अरब डॉलर तरसीलात ज़र की मद में पाकिस्तान भेजे गए हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तरसीलात ज़र में ये इजाफा मुआशी बहाली की अक्कासी करता है। मुल्क की तरसीलात ज़र एक माह में 37.3% और एक साल में 29.8% बढ़ी हैं। तरसीलात ज़र में इस इजाफे को वजीर आजम शहबाज शरीफ समंदर पार पाकिस्तानियों के हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी का मजहर करार दे रहे हैं। तो गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का यह मानना है कि तरसीलात ज़र में मुसलसल इजाफे से जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर से तजावुज कर जाने की उम्मीद है। Monthly import was around $5.6 billion, 5.7 billion dollars, and out of that we had around $2.4 billion of oil imports and around $3.3 billion of non-oil imports. We have been able to maintain current account surplus for the current fiscal year, and also look at the exchange rate, which is quite stable as a result of this surplus and other policy measures which we have taken, including the exchange companies reforms. This year so far it is in surplus, so we have for the first 8 months surplus of around $700 million. And good thing is that we have been able to achieve this surplus despite substantial increase in the import. इसी हवाले से बात करने के लिए सीनियर सहाफी शहबाज राना हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा कि क्या वाकई रिकॉर्ड रेमिटेंसेस एट एन ऑल टाइम हाई ये इकोनॉमिक रिकवरी का मजहर होते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको दो मुख्तलिफ पहलुओं से देखना चाहिए। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि तकरीबन $4.1 बिलियन की तरसीलात ज़र रही हैं गैर मुल्की मार्च के महीने में, जिसके अंदर एक ईद का भी फैक्टर था, लेकिन ईद का फैक्टर हर साल ही होता है, कोई नई चीज़ नहीं है। इसके बावजूद पाकिस्तान की तारीखी हाईएस्ट ये रेमिटेंसेज हैं, जिसमें अगर आप इसका ब्रेकअप भी देखें मिस महर, तो तकरीबन 1/4 जो रेमिटेंसेज हैं वो सऊदी अरेबिया से आ रही हैं और 20% इसके अलावा जो है वो मुत्तहदा अरब अमारात से आ रही हैं। तो उन एरिया से जहाँ पे हमारी लेबर फोर्स जा रही है, वर्क फोर्स हमारी जा रही है, उन कंट्री से वहाँ से रेमिटेंसेज ज्यादा आ रही हैं। क्या इसका ताल्लुक पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिकवरी से जोड़ा जा सकता है या नहीं? एक फैक्टर इसके अंदर जरूर है कि जो रुपया है वो स्टेबल है। जब करेंसी मुस्तहकम होती है और उसका और ग्रे मार्केट का जो है वो फर्क नहीं होता, तो वो रेमिटेंसेस के लिए बहुत बेहतर होता है। जो बाहर से लोग पाकिस्तान पैसा बेच रहे हैं, उनको पता है कि ये एक ऑफिशियल रेट है पाकिस्तान के अंदर करेंसी का, जो कि आपको पता है कि बहुत अरसे से तकरीबन 280 रुपए है। अगर इसके अंदर फ्लक्चुएशन आएगी, ये कभी 290 होगा, कभी 270 होगा, तो वो रेमिटेंसेस के फ्लो के लिए बेहतर नहीं होता। जिसने पैसे रिमिट करने होते हैं वो अपनी मनी को होल्ड कर लेता है, एक चीज। दूसरा, जब बहुत ज्यादा एक्सचेंज रेट के अंदर फ्लक्चुएशन होती है तो फिर ग्रे मार्केट का जो चैनल है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो ये जो हुकूमत की एक पॉलिसी है जिसमें बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट का भी काफी स्ट्रांग रोल रहा है कि रुपए को उन्होंने मुस्तहकम रखा है, उसने एक मेजर फैक्टर प्ले किया है। ईद की सीजनल जो इसके ऊपर एक इम्पैक्ट आता है रेमिटेंसेस का, वो कोई 300 से 500 मिलियन डॉलर का आता है। अगर आप उसको एक्सक्लूड भी कर दें, उसके बावजूद भी जो रेमिटेंस का नंबर है, दिस इज क्वाइट हाई नंबर। हो सकता है आइंदा आने वाले माह में अप्रैल में ये नंबर आपको $4 बिलियन नजर ना आए, शायद उससे थोड़ा सा कम हो। इवन देन हमारी जो रेमिटेंस का लेवल अगर 3 से $3.5 अरब पर मंथ रहते हैं, दिस इज क्वाइट गुड नंबर और हुकूमत को इसको सस्टेन करने की जरूरत है। अब इसके ऊपर जो व्यूज आ रहे हैं, आपको पता है कि एक तो इस पे ये कमेंट आ रहा है कि जी महंगाई बढ़ गई है तो लोग बाहर से ज्यादा पैसा भेज रहे हैं। डेफिनेटली इसका एक फर्क होता है और ये उस पॉइंट को एस्टेब्लिश करता है कि जो रेमिटेंस मैं आपसे ये पूछने वाली थी कि शहबाज शरीफ साहब का ये कहना कि हमारी पॉलिसियों में ये एतमाद है गैर मुल्की पाकिस्तानियों का, नॉट रियली सर, बिकॉज टू बी फेयर इधर आप देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन अगर कम हुई है तो हमारी परचेसिंग पावर भी एक आम शहरी की जो बड़ी सख्त मुतासर हुई है, रियल इनकम जो है उसकी नेगेटिव में जा रही है। सो अगर ज़रूरत ज़्यादा है लोगों की, वही जो नीड्स हैं या वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको भी यकीनी बनाने के लिए यू नीड मोर नाउ। सो पीपल आर डेफिनेटली सेंडिंग, और आपने वैलिड एक बात बताई कि चलो बिकॉज हमारा एक्सचेंज रेट स्टेबल है, बट दैट बीइंग सेड इधर जो हालात हैं, इधर जो परचेसिंग पावर है, क्या उसको मद्देनजर रखते हुए वजीर आजम का ये कहना दुरुस्त है कि हमारी पॉलिसियों में एतमाद है ये गैर मुल्की पाकिस्तानियों का? देखिए, जो फॉरेन रेमिटेंसेज आती है ना, वो ना तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के लिए आ रही है, ना गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए आ रही है, ना वज़ीर खजाना
मोहम्मद औरंगजेब साहब की भी आ रही है। वो जो हमारा एक भाई जो बाहर गया हुआ है, जो मेहनत करता है, वो पैसे वहां से कमा के अपने बच्चों के लिए भेजता है। बिल्कुल। तो हम ना तो ये कह सकते हैं कि हुकूमत की पॉलिसीज के ऊपर एतमाद है, ना ही हम ये कह सकते हैं कि अदम एतमाद है। वो जो भी सर्कमस्टांसेस होंगे, उसने अपनी फैमिली को उसने फीड करना है। और आपको पता है जिन हालात में हमारे ये पाकिस्तानी भाई बाहर जाते हैं, कुछ लोग अपनी जमीनें बेच के जाते हैं, कुछ अपने जो फैमिलीज के जो उनके जेवर होते हैं, ज्वेलरी होती है, उसको गिरवी रख एक तो डेस्परेशन में बेहतर मुस्तकबिल के लिए, और एक तो लेजिटिमेट ड्रेन भी तो है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो उसमें जा रहे, तो उन्होंने अपनी फैमिलीज को फीड करना। तो इसलिए जब ये पीटीआई ने भी बाइकआउट की कॉल दी थी, तो मैं उस वक्त से ये बात कह रहा था कि पीटीआई की जो बाइकआउट की कॉल है, ये नाकाम होगी हुकूमत की वजह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि जो हमारे भाई बाहर बैठे हुए हैं, जिनको हमें अपने एयरपोर्ट्स पर बहुत ज्यादा इज्जत देने की जरूरत है और हमको इज्जत नहीं देते, वो अपनी फैमिलीज को फीड कर रहे होते हैं। ऐसा तो ही शहबाज शरीफ साहब का, इमरान खान साहब का या किसी और का इस रेमिटेंसी से कोई ताल्लुक नहीं है, सवाए इस चीज के कि एक्सचेंज रेट जो है, विच इज अ वेरी गुड इंडिकेटर, वो एक इनको आप जरूर क्रेडिट दे सकते हैं कि अगर एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन होगी, रुपए की कदर ऊपर नीचे होगी, तो वो उस पे रेमिटेंसेस के ऊपर इम्पैक्ट आता है, ग्रे मार्केट बढ़ती है, उस हद तक इनको क्रेडिट जाता है। वो नंबर 4 अरब डॉलर है, 5 अरब डॉलर है, उसमें उसका भी एक इम्पैक्ट जरूर आएगा। अगर फ्लक्चुएशन होगी, ग्रे मार्केट में जाएगा, तो 200-300 मिलियन डॉलर का फर्क पड़ जाएगा। लेकिन अगर कोई ये कहे कि इसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो रॉकेट की तरह ऊपर जाना शुरू हो गई है, या अगर कोई ये कहे कि हमारे जो लीडर है वो जेल में है, तो अब पैसे बाहर से नहीं आएंगे, दोनों बातें गलत। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज राना की, आपने गुफ्तगू सुनी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते चलें, एक तरफ गो के तहरीक इंसाफ को इस खबर के साथ खुशी नहीं होगी, लेकिन दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट से राब्तों पर भी तरदीद और तस्दीक के मिले जुले बयानात के साथ मगर मसालेहत की कोशिशें जारी हैं पीटीआई में। हफ्ता पहले इमरान खान ने आजम स्वाति को एस्टैब्लिशमेंट से राब्तों का टास्क सौंपा था, और अब आजम स्वाति एस्टैब्लिशमेंट से राब्तों की शुरुआत की बाकायदा तस्दीक कर रहे हैं। इसी तरह रऊफ हसन इकरार कर रहे हैं कि एक अरसे से ये राब्ते जारी हैं। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गोहर का यह दावा है कि एस्टैब्लिशमेंट से राब्ता हुआ, डायलॉग नहीं, और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा इन राब्तों से ला इल्म है, जबकि शौकत यूसुफजई राब्तों के फाल होने की मुकम्मल तरदीद कर रहे हैं। ये मेरे लीडर का हुक्म है, ये किसी भी कमजोरी की अलामत नहीं, और उस लीडर को मैं दाद देता हूँ कि जिस इस पे रजामंदी का इजहार किया। हम पाकिस्तान के सारे इदारों को जोड़ सकें, तलखियों को दूर कर सकें, सख्त नफरत की जो फिजा पैदा है उसको दूर करने की जरूरत है। इंशाल्लाह जैसे पेशरफ्त इसके अंदर होती है, अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते में डॉक्टर अलवी का इंतजार कर रहा हूँ, जैसे वो आएंगे इसमें इंशाल्लाह ताला पेशरफ्त देखेंगे। मेरे में ऐसा कुछ नहीं है, ये स्वाति साहब अपने तौर पे अगर कुछ कोशिश कर रही हैं तो ये उनकी कोशिश है। पार्टी जो है हैसियत पार्टी ऐसी कोई बात नहीं कर रही। इंगेज सिस्टम नहीं है कि जी कोई इंगेज हुआ है, ऐसा नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब सीएम है, वो जब किसी ऑफिशियल मीटिंग में चले जाते हैं, मौका मिलता है, वो जरूर बात करते हैं। बाकी ऐसे कोई वो नहीं है जो आप कहते हैं कि जी कोई बैकडोर चैनल। आजम स्वाति साहब ने जो कहा है वो तो उन्होंने खुद कहा है, हमें तो नहीं पता। आई डोंट नो कि उन्होंने ये बात क्यों कही है और कि जरूरत क्या थी इसकी। एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत जो है वो ऑन गोइंग है, वो हो रही है, वो दोबारा से शुरू नहीं हो रही बल्कि जारी। स्वाति साहब कोशिश कर रहे हैं, हमारी पॉलिसी है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत होनी चाहिए, लेकिन मेरी ज़ाती राय है कि इसको पब्लिक डोमेन में नहीं आना चाहिए था। ये मामला जो हैं वो अगर आराम से बैक चैनल के ऊपर किए जाएं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो। देखिए, कोई भी बंदा जो है वो पार्टी के बगैर तो नहीं करता, वो पार्टी के एक मेंबर हैं, तो ऑब्वियसली वो जो कुछ भी करेंगे उसमें पार्टी का एक रोल तो होगा। जहां एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के हवाले से कंफ्यूजन है, वहीं तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के फैसलों के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई क़यादत ने भी माइंस एंड मिनरल्स बिल की मंजूरी पर वफाक और अपनी ही हुकूमत को धमकी दी है कि अगर ये बिल पास करवाया गया तो वफाक के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा, जान की बाजी लगा देंगे और सूबाई हुकूमत से भी राहें जुदा कर ली जाएंगी। एक इख्तियार मेरे पास से अपनी क़यादत के मशवरे से मैं करूंगा, इंशाअल्लाह ताला इसी महीने हम टीपी में जितनी भी रास्ते हैं, चाहे गिलगित बल्तिस्तान जाए, चाहे अफगानिस्तान जाए, चाहे पंजाब जाए, चाहे बलूचिस्तान जाए, जहां से जाए उस रीजन तंजीम की जिम्मेदारी होगी, डिस्ट्रिक्ट तंजीम की जिम्मेदारी होगी। धरना कहाँ रखना है, रोड बंद होगा, कोई नहीं जाएगा न आएगा, आप यहाँ से फैसला कर ले। माइंस एंड मिनरल्स बिल मुशावरत के लिए सूबाई असेंबली में पेश कर दिया गया है और इस पर तहरीक इंसाफ के अंदर से और अपोजिशन जमातों की तरफ से भी तहफ़्फ़ुज़ात का सिलसिला जारी है। केपीके असेंबली के स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने पीटीआई के नुमाइंदों को यकीन दिलाया है कि इस बिल को मुशावरत के लिए इमरान खान को भेजा जाएगा और ये बिल पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से भेजा गया है।
बिल पर सूबाई असेंबली के जिरगा हॉल में मुशावरती इजलास में बाबर सलीम स्वाति, ऑपोजिशन लीडर डॉक्टर अब्दुल्ला और सूबाई वजीर कानून आफ्ताब आलम, काबीना मेंबरान, हुकूमती और ऑपोजिशन मेंबरान समेत आईनी और कानूनी माहिरीन शरीक हुए। स्पीकर ने यकीन दिलाया कि अगर जरूरी हुआ तो बिल को कायमा कमेटी बराए मदनियात में भी भेजा जाएगा। जिस मेंबर को भी जिस शिक पर एतराज होगा वो बताए और इसका जवाब असेंबली फ्लोर पर दे दिया जाएगा। इस मौके पर रुकन असेंबली अब्दुल सलाम ने बिल की मुखालिफत करते हुए कहा कि ये बिल फॉर्म 47 वालों ने भेजा है, हमें नहीं कबूल। स्पीकर ने भरमी का इजहार करते हुए ने कहा कि बिल पर बहस ऐवान में होगी, यहां सिर्फ एतराजात नोट करवा दीजिए। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी माइन एंड मिनरल्स बिल पर इमरान खान से मुशावरत करने का फैसला किया है। वजीर आला मुमकिना मुलाकात में इमरान खान से इस बिल पर मुशावरत करेंगे। तहरीक इंसाफ के अंदर से बिल के खिलाफ शदीद मुजामत सामने आ रही है तो JUIF ने भी इस बिल को मुस्तरद कर दिया है। जुनेद अकबर की इस धमकी के साथ साथ मौलाना फजल रहमान ने भी माइन एंड मिनरल्स बिल की हमायत करने वालों से जवाब तलब कर लिया है, लेकिन PTI को खबरदार किया है कि हमारा इस एहतजाज से कोई लेना देना नहीं होगा। इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी इत्तला शेख वकास अकरम साहब। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। ब्लूमबर्ग जैसे बड़े इदारे जो हैं वो भी ये शय सुर्खियां लगा रहे हैं। पाकिस्तान remittances rise to record high after economic recovery. Overseas Pakistanis sent home a record $4.1 billion in March. Central Bank also expects $38 billion of remittances this year. हम ये देख रहे हैं कि आपके बॉयकॉट की कॉल तो पहले ही कामयाब नहीं हो रही थी, आपको बताया भी जा रहा था, लेकिन साथ ही इस बड़ी एक रिकॉर्ड कायम करने को हुकूमत अपनी बहुत बड़ी कामयाबी और अपनी पॉलिसियों में एतमाद करार दे रही है। ये तो बड़ा आसान है जी, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये वो तो इनको कोई वजह दे के भी राजी नहीं है ओवरसीज पाकिस्तानी। ये सिर्फ और सिर्फ दो वजूहत की वजह से है। एक तो पिछले 1.5 साल के अंदर 1.8 मिलियन से ऊपर 18 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी स्किल्ड जो बच्चे हैं बच्चियां वो मुल्क छोड़ के चले गए, और ऑब्वियसली इसीलिए गए कि यहाँ रोजगार नहीं था, पैसे कमाने के लिए गए। और जितने लोग ऑलरेडी रेमिटेंस भेज रहे थे उसमें 18 लाख लोगों का जो है वो इजाफा हो गया। नंबर एक। नंबर दो, ये बड़े अरसे बाद ऐसे हुआ है। यूजली जो रमज़ान का महीना होता है वो जो एक नॉर्मल मंथ है उसके दरमियान या मिडल में कहीं आता है। इस दफा पूरे का पूरा रमजान ऑलमोस्ट एक ही महीने की डेट्स के अंदर अंदर आ गया है, जिसके ऊपर इन्होंने अपनी वो देनी होती है। रमजान ईद के हवाले से लोग अगर $100 भेजते हैं तो ईद और रमजान के हवाले से लोग $200-250 भेजते हैं। तो ये रमजान और 18 लाख लोगों का इकट्ठे होना, ये सारी चीजें जाके मगर शेख साहब एक तरफ हम देख रहे हैं कि 4 बिलियन के रेमिटेंसेस रिकॉर्ड्स हैं, दूसरी तरफ ट्रम्प भी आ गए, टैरिफ लगाने में मसरूफ भी हो गए, अमरीकी वफूद यहाँ जो हैं वो पहुंच रहे हैं, ताउन बढ़ाने में मसरूफ हैं। ईद भी गुजर गई, ग्रैंड अलायंस भी नहीं बनते दिखाई दिया, ना ही एहतजाज हुआ। क्या वाकई अब जो खबरें भी आ रही हैं, जो आपके हॉक्स हैं और जो हार्ड लाइनर्स हैं उनको कमेटियों से बेदखल किया जा रहा है, बिकॉज एवरीथिंग सीम्स टू बी गोइंग अगेंस्ट यू? कौन सी कमेटी की बात कर रही हैं आप? पॉलिटिकल कमेटी से भी सर ये खबर आई है कि पॉलिटिकल कमेटी से भी जो हॉकिश एलिमेंट्स हैं उनको जो है वो बैक बर्नर पे थोड़ी देर कहा जाएगा कि अपने बयानिए को ले जाइए या पीछे हट जाइए जरा सा। और यही बात आगे रिपोर्ट हो रही है कि ऐसी इमरान खान साहब ने भी हदायत दी है कि कोई ऐसी जो है पहली बात इमरान खान साहब ने कोई हदायत ऐसी नहीं दी। ये खबरें चंद दिन पहले सोशल मीडिया पे जराए से चली, जिसको हमने बड़ा स्ट्रांगली उसको रिबट किया। इमरान खान साहब ने ऐसी कोई हिदायत नहीं दी। कोई भी आदमी पॉलिटिकल कमेटी या कोर कमेटी से ना निकाला जा रहा है और ना उसको बैक बर्नर पे ले जाया जा रहा है, ना कोई पॉलिसी शिफ्ट हो रहा है। पॉलिसी जिस तरफ जा रही थी उसी तरफ जा रही है। आपने अपोजिशन के अलायंस का और एहतजाज की बात की है। 15 तारीख तक का वक्त मांगा था हमसे मौलाना ने, क्योंकि वो हमारे बाद सेकंड बड़ी पार्टी है अपोजिशन में। हमारे तरफ से जो जो उनसे बातें होनी थी हो गई, उनके कंसर्न्स हम तक पहुंच गए। हमने वो कंसर्न्स सारे के सारे दूर करने का कमिटमेंट उनको दे दिया। अब उन्होंने अपनी शुरुआत से बात करनी है, उसके लिए 15 तक उन्होंने टाइम मांगा। GDA से हमारे मामला मुकम्मल हो गए। खान साहब की ख्वाहिश थी कि ईद के बाद ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का कोई मुश्तरका लाएमल आए। हमने जितनी भी मोबिलाइजेशन पहले की हैं वो हमने किसी अलायंस के उस पर नहीं की हैं। अभी 15 को उनका जवाब आ जाता है, देखते हैं वो क्या होगा, वो कैसे चीजें 5-6 दिन और देख लेंगे उसमें कैसे शेपअप होती हैं। तो उसके बाद हम अपना अलायंस अपना एहतजाज अनाउंस कर देंगे, जो हम हमेशा करते हैं। उसमें तो कोई ऐसी फर्क वाली बात नहीं है। और तो शेख साहब तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो अमरीकी कांग्रेसमैन से नहीं मिली, मगर अंदरूनी इख्तलाफ बल्कि उल्टा हो गया। ना ही बैरिस्टर गोहर को दावत दी गई, ना ही अपोजिशन लीडर को बुलाया गया, बल्कि डॉक्टर अमजद और आतिफ खान साहब वहाँ पहुँच गए। क्यों इस तरह हुआ?
ہاں اچھا، اس میں میری ابھی کوئی آپ کے چند صحافیوں سے ہی بات ہو رہی تھی، میں نے ذمہ لگایا ہے اسٹاف کے کہ امریکن ایمبیسی سے بھی ہم پتہ کرتے ہیں. صحافیوں نے تو یہ مجھے بتایا جو آپ کی فارن آفس کی بیٹ کرتے ہیں، جن کا ریگولر کانٹیکٹ ہے ایمبیسی سے. ابھی ہمارے بندوں نے بھی رابطہ کیا تھوڑی دیر تک، وہ بھی آ جائے گا. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے سب کو بلایا تھا، اور جس میں سے یہ 2 جو ہیں وہ پہنچ گئے، کیونکہ اس قسم کی جو بڑی گیدرنگ ہوتی ہے اس میں 8-10 لوگ نارملی بلائے جاتے ہیں. آپ بھی جاتی رہی ہیں ان ریسیپشنز پہ، میں بھی ریگولر جاتا رہا ہوں ریسیپشنز پہ. وہ صرف 1-2 لوگ نہیں ہوتے، وہ 8-10 پارٹیاں، کیونکہ یہ بڑا مجمع ہوتا ہے اس قسم کے ڈنرز پہ. تو وہ نہیں، دو مگر یہ گلا لوگ تو کیا جا رہا تھا چیئرمین گوہر کا کہ یہ اسپیکر کی میں طرف سے بڑا مسئلہ پڑا ہے، میں اسپیکر نے میں ہمیں میں کیوں نہیں میں بتایا؟ میں اس طرف یاد میں اس ہاں طرف یاد تو اس میں بالکل ہم یہ سمجھتے ہیں. آج شبلی فراز صاحب نے بھی میڈیا سے بات کی ہے، انہوں نے کمیونیکیٹ وہ کہا ہے کہ یہ اسپیکر آفس کی بددیانتی ہے. اسپین کا وفد آیا تھا تب بھی ایسا ہوا، امریکن وفد آیا تب بھی ایسا ہوا. وہ جو اسپیکر نے اپنا کو کھانا وانا کیا تھا اس حوالے سے تھا، اور جو ایمبیسی والا ہے اس کی کوئی مس کمیونیکیشن ہے. تو وی آر اسٹل آن اٹ، وی آر انویسٹیگیٹنگ اٹ کہ یہ مس کمیونیکیشن کہاں پہ ہوئی ہے. اسپیکر آفس کے حوالے سے تو کلیئرٹی سے صبح دونوں اپوزیشن لیڈرز نے اسٹیٹمنٹ دے دیے. جی اور سر نہ ہی ٹرمپ کوئی ذکر کر رہا ہے، نہ ہی اس کی انتظامیہ، نہ ہی یہ امریکی وفد عمران خان کا ذکر کر رہے ہیں. عاطف خان بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات یا ان کے ایشو اور رہائی کے حوالے سے بھی کوئی بات نہیں ہوئی میرے سامنے. ابھی بھی آپ کو امید ہے؟ نہیں، عاطف خان کے سامنے وہ تو ایک آپ کو پتہ ہی کس نیچر کے ڈنر ہوتے ہیں. اس میں تو ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی فارملی کسی کے سامنے کو بات کی جائے گی، ایسے تو نہیں ہوتا. اور یہ ڈنر اس نوعیت کا تھا بھی نہیں کہ جہاں پہ یہ ریز کی جائے چیزیں فارملی. وہ تو میٹنگز ہوتی ہیں ایک اسمال گروپس میں ہوتی ہیں، پیپل ہو میٹر ان کے ساتھ ہوتی ہیں. نہیں، اگر قطع تو کلامی معاف، جس طرح آپ نے بجا فرمایا، آپ بھی گئے ہوئے ہیں ایسے ڈنرز میں بھی گئی ہوئی ہوں آف دا ریکارڈ، اور کیجولی بات بہت چیزوں کی ہو جاتی ہے، بلکہ دین دیٹس ویئر یو ٹیسٹ دا دین واٹرز ٹو دین سی ایگزیکٹلی ویئر وہ تو somebody is پھر standing. وہ تو پھر اونس ہمارے اپنے لوگوں پہ ہوتا ہے کہ why didn't you raise it if you want to pique بالکل، the تو interest آپ کو of other لگتا ہے عاطف people. خان صاحب کو یہ خود سوال بات چیت میں اٹھانا نہیں نہیں چاہیے نہیں تھا، نہیں، however casually. میں عاطف کی ذات سے whoever، بھائی ہے دو ہی تو ہمارا. گئے ہیں سر، بھائی ہو، جگر ہو، جو بھی ہاں، ہو، سوال تو اٹھانا چاہیے تھا. اگر ہمارے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں اٹھا رہے تھے تو یہ تو کیجول میٹ اپس ہوتے ہیں. یو نو دیٹ کیجول میٹ اپس ہوتے ہیں، تو بندہ خود پھر گپ شپ کرتا ہے اور چیزوں کو اس طرف لے کے آتا ہے. مقصد تو یہی ہوتا ہے. وہی تو کیجولی تو اٹھانا چاہیے تھا نا. بالکل، بیکاز خبر تو ایک ہی بار بار آتی ہے، شہ سرخی بنتی ہے کہ جو بھی وفد آتا ہے یا جو بھی ادھر سے پیغام آتا ہے وہ اسی حکومت کی بہترین کارکردگی ہو یا ان کے اگر ساتھ وہ تعاون ہو یا ڈاکٹر معاشی بہتری ہو یا عاطف جو مائنڈ سی ہے ایکسپلوریشن ہو، ہر چیز میں کانفیڈنس ہے اور آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. تو نہیں کرنی عاطف بات تو صاحب قیدی نمبر 804 کی نہیں کرنی، تو پھر یہ آپ لوگوں کے لوگوں کی کوتاہی ہوئی، اف آئی انڈرسٹینڈ کریکٹلی. نہیں، ہمارے لوگ کی کوئی پتہ ہی نہیں ہے. عاطف صاحب بھی بڑے سینئر آدمی ہیں، اور ضرور انہوں نے کوئی نہ کوئی بات وہاں پہ ریز کی ہوگی اگر انہوں نے یہ محسوس کیا کہ بات نہیں ہو رہی. دوسری طرف ہمارے لوگوں کی کوتاہی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ زبردستی تو کسی کی جانب میں شامل نہیں ہو سکتے نا. ان نہیں، چیزوں مگر پہ سر بغیر عاطف خان اور انوائٹ ڈاکٹر تو نہیں جا امجد نے سکتے. کسی سے اجازت لینی چاہیے تھی یا لی؟ کیا آپ کا سسٹم کیسے چلتا ہے؟ نہیں، اس میں اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ڈپلومیٹک فنکشنز ہوتے ہیں، ہمارے ایم ایل ایز بلائے جاتے ہیں، وہ جاتے ہیں. اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے حساس وقت سے آپ لوگ گزر رہے ہیں سر، آپ کو نہیں نہیں، نہیں لگتا اجازت کہ نہیں. رپورٹ کرنا چاہیے کہ ہمیں بلایا جا رہا ہے فرام ایبسولوٹلی ناٹ ٹو نہیں، وانٹنگ سم سپورٹ نہیں فرام مجھے نہیں دیٹ لگتا. اینڈ؟ آپ لوگوں کو نہیں نہیں لگتا کہ مجھے تو لگتا ہے سر اگر میں آپ کی جگہ ہوتی تو میں ضرور رپورٹ کرتی ہیڈ آفس میں کہ آپ سر ضرور مجھے ہوتی انویٹیشن آئی جگہ ہے. پہ تو آپ رپورٹ کرتی، مگر یہ اٹس ناٹ اے کامن پریکٹس. تو اینڈ یو جہاں ڈونٹ تھنک کہ اس کی ضرورت بھی ہے گیون آج کل کا جو وقت ہے ادھر تو. اگر کوئی وہاں ایسی اہم بات ہوتی تو وہ ضرور خود رپورٹ کر دیتے ہیں. وہ سمجھدار لوگ میں ہیں، تو وہ کہہ رہی خود ہوں کر دیتے جانے ہیں. سے پہلے کیا راجہ صاحب سیکرٹری جنرل یا کسی کو بتانا، اعتماد میں لیا جا سکتا تھا نا کہ سر ہمیں بلایا ہے تو. نہیں، اس کی ضرورت نہیں تھی. دیکھیں میری بات سنیں، عاطف بھائی جو ہے اور یہ دوسرے جو صاحب ہیں امجد صاحب، ہاں یہ عاطف خان صاحب یہ اپنی کور کمیٹی کے ممبر ہیں، ہمارے ایک ریجن کے شاید سیکرٹری ہیں یا پریزیڈنٹ ہیں. تو ہی نوز پارٹی پالیسیز اینڈ ہی نوز دی ڈائریکشن. تو انہوں نے بات کر لی ہوگی. ٹھیک ہے سر، مسئلہ یہاں ضرورت نہیں ہے، اور جیل میں مرضی سے اگر کوئی مل جائے تو وہ غداری اور بغاوت کے زمرے میں آ جاتا ہے، تو وہ اتنی ایکسٹریم اس کے اوپر ایک ریاکشن اس ہوتا ہے. لیے کہ اس کے لیے لیٹ ڈاؤن چیزیں موجود ہیں نا، کورٹ کی طرف سے اور ہماری طرف سے. میں غداری جیسے لفظ تو نہیں استعمال کروں گا، مگر ڈسپلن توڑ کے خان ملنا چاہتا ہے مہر بخاری کو اور وقاص اکرم کو. ہی وانٹس ٹو ڈسکس سم تھنگ اینڈ ہمیں اگر نہیں جانے دیتا تو منہ اٹھا کے کوئی بھی چلا جاتا ہے. تو پھر خان بھی آگے سے ڈس اپوائنٹ ہوتا ہے کہ یار گل میں کدے نال کرنی سی تیار کون گیا. اس حوالے سے چیزیں پھر کئی دفعہ انسان ایجیٹیٹ ہو جاتے ہیں آپس میں. کوئی ایسے فرق نہیں پڑتا ہے. اتنی ٹینشن، کیس اپنے کیس، خان کے کیس، عدالت،
صبح شام پولیس پرچے، ہیومنز ہے، وکیل ہے، بیچارے کر جاتے ہیں ایجیٹیٹ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور سر دوسری طرف مائنز اور منرل بل اور عمران خان کی رہائی کو مشروط کرنے کا ان کی ہمشیرہ کہہ رہی ہیں، ہم زلف کہہ رہی ہیں، آپ نے ہمشیرہ کہہ رہی ہیں، آپ نے کیا سوچا ہے؟ ہم نے تو جی وہ بل جو ہے ایز اے پارٹی فیصلہ کیا، اور اس پارٹی فیصلہ کر کے ہم نے خیبر پختونخوا کی حکومت کو پارٹی کا فیصلہ جو ہے وہ بتا دیا پولیٹیکل کمیٹی کا، جس میں چیف منسٹر صاحب نے بریفنگ دی تھی کہ بھائی آپ خان صاحب کے ساتھ مشاورت، خان صاحب کو اعتماد میں لے کے خان کی اجازت کے بغیر یہ بل پاس نہیں ہوگا، اینڈ دے آر آل فار اٹ۔ انہوں نے کہا بالکل خان کی مرضی کے بغیر یہ بل پاس نہیں ہوگا، چاہے 5 سال پڑھا لے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابھی سر مسئلہ یہی ہے کہ اگر ان کو مکمل طور کے اوپر بریفنگ نہ دی جائے اندر، اور ان کو کہا جائے کوئی بھی سوال سن لیجئے سر، یقیناً آپ نے یہ ریزرویشن سنی ہوگی، آپ کے اپنے شہباز گل سمیت آپ کے اپنے لوگ اندر سے دے رہے ہیں کہ اگر ان کو نہ اندر جا کے پوری پکچر دکھائی جائے اور ان کو کہا جائے کہ یہ ناگزیر ہے سیکیورٹی کے لیے، بہترین بل ہے، اور وہ ہاں کر دیں اور بعد میں پھر مسئلہ پڑ جائے، تو جماعت کے کچھ حصہ جو چاہ رہا ہے کہ رہائی سے مشروط کیا جائے، آپ اس کے حق میں نہیں ہیں؟ نہیں، یہ رہائی سے تو مشروط آپ تب کریں گے جب آپ اس میں کوئی چیز ان کو دے رہے ہو اور ان رائٹنگ ان ریٹرن آپ ان سے کوئی چیز مانگ لیں، تو بڑی اچھی بات ہے، اس سے تو اچھی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ مگر جو ایکسپرٹس ہیں، جو گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کے، وہ کہہ رہے ہیں جب ہم کوئی چیز دے ہی نہیں رہے تو ریٹرن میں ہم مانگیں کیا چیز؟ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رہائی کو مشروط، میں تو بالکل ان کے ساتھ ہوں، بالکل ٹھیک ہے، مجھے تو میرا لیڈر پار چاہیے بھائی، جڑی شاہ لینی لے لو، میرا لیڈر پار کٹو، مگر وہ اگلے نکالنے والے کو کہڑے کملے نے، انہوں نے بھی تو دیکھنا ہے کہ سانو ریٹرن مل کی رہا ہے۔ پھر وہی بات کر رہے ہیں سر، آپ کا سیکرٹری جنرل کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ہم نے دینا کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام تر بل جو ہے یہ آیا ہی ادھر سے ہے۔ آپ کے سیکرٹری جنرل اتنی بڑی تہمت لگا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، تو دینے کو تو سب کچھ ہے۔ اس وقت تک بریفنگ نہیں ہوئی تھی، پھر اس کے بعد بریفنگ ہو گئی ان کو، اور صرف اکیلے نہیں ہوئی، سب کو ہوئی۔ That's where he made the statement. Secondly, کریں مشروط جی، کر لیں مشروط، ہمیں تو خان باہر چاہیے۔ کر لیں مشروط کیا، کس نے کرنا ہے؟ یعنی جماعت کو کر لینا چاہیے سر، بیکاز میں اگین آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ، اراکین اسمبلی آپ کے واک آؤٹ بھی کر رہے ہیں، میری بات سنیں نا، آپ کے یہ فیصلہ بھی خان کے ساتھ مشورے کے ساتھ ہی ہوگا نا۔ اگر ہم کوئی ریجنل پریزیڈنٹ خان کے مشورے کے بغیر نہیں لگاتے، اگر ہم چیزیں پارٹی میں ادھر سے ادھر وہ نہیں کر سکتے، تو کوئی چیز مشروط خان کی مرضی کے بغیر کر سکیں گے؟ اتنے تو جتنے منہ نے اتنی گلا رکھ دیا، تم مرضی کرا لو، پوری رات لیکچر لے لو۔ اور کے پی کے کی صوبائی قیادت نے بھی تو سر مائنز اینڈ منرلز بل کی اتنی مخالفت سخت پکڑی ہوئی ہے۔ میرے خیال میں اب مائنز اینڈ منرلز بل پہ تو بات کرنا بے سود ہے، اس لیے کہ جب ہم کہہ چکے ہیں کہ بے شک 5 سال پڑا رہے، 10 سال پڑا رہے، خان نہیں کہے گا تو نہیں ہوگا، تو گل ہی مک گئی۔ ابھی بھی اگر کوئی بات کر رہا ہے تو وہ تو پھر صرف اپنی تشہیر چاہ رہا ہے، پھر اپنی شوشہ بنا رہا ہے، پر جب بات ہی ختم کر دی ہے، بل نہیں پاس ہوگا جب تک خان نہیں کہے گا، ہوں بل جو کی کرنا ہے انہوں نے۔ تو یار صوبائی صدر بھی جب دھمکی لگاتا ہے کہ اگر یہ بل پاس کرایا گیا تو وفاق کے خلاف اور احتجاج کرنے نکلیں گے، اپنے لوگوں کے خلاف بھی کرنا پڑا تو کریں گے، صوبائی حکومت سے بھی جو راہیں جدا کرنی پڑی تو کر لیں گے، یہ اگین ہی از ناٹ فلی انفارمڈ یٹ، یا اپنی تشہیر کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا، میں نے تو یہ ان کے بیان نہیں سنا، یہ جو آپ جو کہہ رہی ہیں۔ اگر انہوں نے جنید کوئی اکبر ایسی صاحب کا بات، بیان ہے، دیکھ لیں سر۔ نہیں، میں نے میرے علم میں نہیں ہے، مگر اگر آپ کہہ رہی ہیں تو وہ اپنے چیف منسٹر سے بات کر لیں گے، اور تو خان صاحب بھی ہیں جیل میں، ان سے جا کے بات کر لیں گے۔ مگر یہ پارٹی کی سطح، گنڈاپور سی ایم کیبنٹ کے پی کے حکومت کی سطح پر یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جب تک عمران خان گو اہیڈ نہیں دے گا یہ بل نہیں پاس ہوگا۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے، اور سر کوئی نو ڈسکشن ان اٹ۔ یہ اب سب لوگ صرف اپنی اہم خام کا عوام میں اپنی پذیرائی کے لیے اہم کہانیاں اٹھائی کھڑے ہیں۔ بل نہیں پاس ہوگا، چاہے 5 سال پڑا رہے، چاہے 10 سال پڑا رہے، جب تک عمران خان نہیں کہے گا، بات ختم ہوئی۔ ٹھیک ہے سر۔ اور جنید اکبر کی اس دھمکی کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بڑے نالا رہے، انہوں نے بھی اس بل کی حمایت کرنے والوں سے بھی جواب طلب کر لیا ہے، پی ٹی آئی کو خبردار بھی کیا ہے کہ اس حوالے سے، مگر ان کو بھی بہرحال آپ اس حوالے سے اعتماد میں لیں گے۔ مگر دوسری طرف سر بڑا مسئلہ پڑا ہے، مولانا صاحب پہلے بھی دکھی ہو کے رسوا ہو گئے تھے جب آپ لوگ ان سے بات کرنے نکلتے تھے، مگر پھر آپ حکومت کے ساتھ بیٹھ گئے مذاکرات کرنے کے لیے۔ ان کا ہمیشہ سے درینہ ایک ڈر رہا ہے کہ آپ لوگ بات کرتے کرتے پس پردہ اسٹیبلشمنٹ سے اپنے معاملات طے کر لیں گے، اب ایک بار پھر وہی کام ہو رہا ہے۔ ہماری پارٹی کی پس پردہ اسٹیبلشمنٹ سے اس وقت کوئی بات نہیں ہو رہی، and we'll take مولانا صاحب into confidence on this. Nothing is being done to them. مولانا صاحب نے 15 تاریخ تک ہمیں جواب دینا ہے، وہ دیں گے، ہم انہیں اعتماد میں لیں گے، ہماری کسی سے کوئی بات نہیں ہو رہی۔ اگر کوئی اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کر رہا ہے تو میں اس کی جگہ پہ وقف نہیں کر سکتا،
मगर पार्टी की पर्सनल कैपेसिटी में कोई बैकडोर एस्टैब्लिशमेंट पीटीआई की जानिब से एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो राब्तों पर ये मौलाना के दुख और रिजर्वेशंस हैं, आप उनको ये कैटेगोरिकली कह रहे हैं? क्योंकि एक जानिब पीटीआई ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस की कोशिश भी करती है, फिर दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट से अगर ऐसे राब्ते हुए तो ये आप उनको... मैंने आपको कहा कि अगर पर्सनल कैपेसिटी में महर कोई कर रहा है... ये तो बड़ी मुबहम बात हुई ना, बिकॉज इमरान खान तो पर्सनल कैपेसिटी में सबको कहते हैं बिस्मिल्लाह करो जाओ, इसी पर्सनल कैपेसिटी में से किसी एक कैपेसिटी में अगर कोई बात बन गई तो मौलाना को तो लेने के देने पड़ जाएंगे ना सर। मौलाना को देखें, मौलाना को तो हमारी पार्टी से अलायंस करना है ना। अब अगर पार्टी नहीं एक काम कर रही तो हम तो उन्हें पार्टी की आगे बात बता सकते हैं ना। अभी इमरान खान का एक जानसार है और वो कहता है कि मैंने अपनी कोशिश करनी है खान को निकालने के लिए, मैं उसका क्या कर सकता हूँ? नहीं, मैं ये नहीं कह रही सर, मगर चलें मेरी बात सुनिए सर। ह्यूममी फॉर एन इंस्टेंस, अगर आजम स्वाति ही की पर्सनल कैपेसिटी के अंदर बातचीत चल निकले, कोई ना कोई असर दिखा दे, कोई रंग ले आए, तो आप लोग मौलाना साहब को क्या कहेंगे? सॉरी जनाबे वाला, वो तो अपनी कैपेसिटी में गया था और आ गया कुछ ना कुछ लेके, हम तो बड़े मुखलिस थे आपसे। यू नो दिस इज नॉट गोइंग टू सिट वेल। ये बड़ी कंफ्यूजन की पॉलिसी है। जिसके साथ हमारा इत्तेहाद है या होगा, उसके साथ मुखलिस थे भी सही और मुखलिस होंगे भी सही, जब तक के एस्टैब्लिशमेंट से मामला तय नहीं हो जाते। नहीं, हम तो मामला तय कर ही नहीं रहे ना। अगर स्वाति साहब अपने लीडर को निकालने के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसको करने खान के कहने पे कर रहे हैं ना सर। नहीं, खान नहीं कहता। स्वाति ने कुरान उठा के कहा, कसम खा के कही है सर, क्या बात कर रहे हैं? उस बाद दूसरी वीडियो भी तो देखो बहन मेरी, दूसरी वीडियो वो सारी वीडियो देखी है सर। मसला ये है कि अगर ख्वाजा आसिफ जाकर बाजवा के सुसर से मिले या डीजी आए तबका बाजवा के सुसर से मिले और इनको कहे कि आओ हुकूमतें बना लो, हम तो तंग आ गए हैं खान से, वो भी जाती था ना सर, मगर असर ले आया, रंग ले आया, कहीं ना कहीं हाथ पांव मोहम्मद जुबैर के थ्रू मरियम नवाज ने भी बड़े मारे, वो भी असर ले आया है। मेरा मतलब है, कहने का मकसद है कहीं ना कहीं तो खटका। मेरी बात तो सुन ले। दूसरी वीडियो में उन्होंने बाकायदा तौर पे ये कहा है कि बिल्कुल इमरान खान ने मुझे अपनी जात के हवाले से डील करने के लिए नहीं कहा है और ना मैं ये इंप्रेशन देना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने ये इंप्रेशन देने की कोशिश की है, मैं उसको डिस्पेल करना चाहता हूँ। सो ही मेड दैट वीडियो। व्हाई शुड वी जस्ट हैमर ऑन? मैं अगर आखिरी अर्ज कर लूं शेख साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जब तब के DGISPR ने आकर मोहम्मद जुबैर के राब्तों को खुले तौर पे तस्लीम किया था, आकर नेशनल मीडिया के ऊपर बताया था और मरियम नवाज की रीचिंग आउट के हवाले से पर्दा चाक किया था, नवाज शरीफ साहब ने पूरी जमात को कह दिया था खबरदार किसी ने किसी भी सतह के ऊपर किसी से भी राब्ता किया। आपके लीडर ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि मैं नहीं कहता, मगर अब लोग बाहर आके कहते हैं इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर कि मेरा तो ये राइट है, मैं अपनी जाती तौर पे हम सब करेंगे। उनको रोका भी नहीं जाता ना सर। तो आई एम जस्ट सेइंग मौलाना की, डू यू ब्लेम मौलाना if he's upset or confused? नहीं, I don't blame him, but I think there is some kind of a misconception या थोड़ी सी चीजें क्लियर नहीं है। हम बैठेंगे उनके साथ तो मौलाना साहब को हम एतमाद में लेके राजी करके उठेंगे, कोई ऐसी बात नहीं इस हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शेख वकास अकरम साहब मौजूद थे, सेक्रेटरी इत्तलात हैं जमात के। आपने गुफ्तगू सुनी। अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। एक ऐसे वक्त में जब तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के लिए अमेरिका में सदर आरिफ अलवी की सरबराही में अमरीकी इंतजामिया के अहम ओहदेदारों से मुलाकातों के अलावा सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस से खिताब कर रही है, ऐसे में जैक बर्गमैन की सरबराही में 3 रुकनी अमेरिकन कांग्रेसमैन का वफ्द पाकिस्तान की आला अस्करी और सिविल ओहदेदारों से मुलाकात कर रहा है। 7 रोज दुरानिये के इस दौरे में अभी तक अमरीकी कांग्रेसमैन की वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और चीफ अवामी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकातें हो चुकी हैं। पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए अमरीकी कानून साजों ने दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में अहम किरदार अदा करने पर भी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की तारीफ की है और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की लाजवाल खिदमात का एतराफ़ किया है। अमरीकी अरकान कांग्रेस का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम किरदार का एतराफ़ इस वजह से भी अहम है क्योंकि पाकिस्तान गुज़िश्ता कुछ अरसे से एक बार फिर दहशतगर्दी की नई लहर का सामना कर रहा है। 2 दिन कबल इसी तरह का एक वाकया ईरान के इलाके सिस्तान में बाप बेटे समेत 8 पाकिस्तानियों को शहीद कर दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 8 पाकिस्तानियों के बेईमाना कत्ल में बलोच दहशतगर्द तंजीमें मुलव्विस हैं और अब जबकि अमरीकी कांग्रेसमैन पाकिस्तान के दौरे पर हैं, पाकिस्तानियों को ईरान में शहीद किया जा रहा है। ऐसे में अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का नया दौर भी ओमान के दारुल हुकूमत में हुआ है। 2015 के जौहरी मुआहदे के बाद ये पहली बड़ी पेशरफ्त है।
जिस में ईरान और अमेरिका ने मुज़ाकराती अमल को तामीरी करार देते हुए ये कहा है कि जोहरी मसले और इक्तिसादी पाबंदियों के खात्मे पर अगला दौर अगले हफ्ते होगा। ये मुज़ाकरात एक ऐसे वक्त हो रहे हैं कि जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 2 माह के अंदर अंदर डील करने की धमकी देते हुए ये कहा है कि अगर 2 माह में मुआहिदा नहीं होता तो फौजी कार्रवाई की जाएगी, जबकि ईरान इस धमकी के जवाब में अपने मिसाइल सिटी की वीडियोस भी जारी कर चुका है। अमेरिकी सदर की धमकी के जवाब में ईरान ने अपने पड़ोसी ममालिक को भी खबरदार करते हुए ये कहा है कि जहां पर अमेरिकी अड्डे मौजूद हैं वो अगर ईरान पर किसी अमेरिकी फौजी हमले में मुलव्विस होए तो उन्हें संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह पासदारान इनकलाब इस्लामी के सरबराह हुसैन सलामी ने यह कहा है कि हमें जंग की कोई फिक्र नहीं, हम जंग में पहल नहीं करेंगे, लेकिन हम किसी भी जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। खबरसाल इदारे रॉयटर्स ने मुज़ाकराती अमल की तफसीलात बताते हुए लिखा है कि दोनों वफूद के लिए अलग अलग कमरे मुख्तस किए गए थे और वो ओमान के वजीर खारजा के जरिए एक दूसरे को पैगामात पहुंचा रहे थे। एक ईरानी ओहदेदार ने रॉयटर्स को यह भी बताया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी ने अब्बास अराक्ची को मुज़ाकरात के लिए मुकम्मल तौर पर एम्पावर कर दिया है और इख्तियार दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक अगरचे दोनों फरीक मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त की उम्मीद जाहिर कर रहे हैं, ताहम वो 2 दिहाइयों से ज़ायद अरसे से जारी तनाज़े पर इत्तफाक राय से बहुत दूर हैं, जबकि अभी तक इस बात पर भी इत्तफाक नहीं हो सका कि मुज़ाकरात डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश के मुताबिक बराह रास्त हों या फिर ईरान के मुतालबे पर बिल वास्ता जारी रहें। खदशात और उम्मीदों के दरमियान ये बात अहम है कि 14 जुलाई 2015 में अमेरिका, फ्रांस, चीन, रूस, जर्मनी और बरतानिया के साथ ईरान ने ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में अपनी जौहरी सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने के लिए एक तारीखी मुआहिदा किया, जिस पर अमल दरामद 16 जनवरी 2016 को हुआ, मगर अमल दरामद के फ़कत 2 साल बाद 8 मई 2018 को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुआहिदे से ये कहकर दस्तबरदार हो गए कि ईरान एक खतरनाक मुल्क है, ईरान ने जौहरी हथियार ले जाने वाले मिसाइल तैयार कर रखे हैं और अगर मुआहिदे को जारी रखा गया तो जौहरी हथियारों की दौड़ शुरू हो जाएगी और एक ऐसी रियासत को जौहरी हथियारों की इजाजत नहीं दी जा सकती कि जो अमेरिका की बर्बादी के नारे लगाती हो। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में साबिक सदर बराक ओबामा पर तंकीद करते हुए कहा था कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन एक बुरी डील थी। इस डील के खतरनाक नताइज निकलने थे, क्योंकि ना तो ये डील मुस्तकिल थी, ना ही इसमें ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को शामिल किया गया था। 2018 में यकतरफा तौर पर मुआहिदे से दस्तबरदार होने के बाद अमेरिका ने ईरान पर बहुत सी पाबंदियां भी आयद कर दी थी। हालांकि फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया समेत अक़वाम मुत्तहिदा के मुस्तकिल अरकान ने अमेरिका को फैसला बदलने पर भी कायल करने की कोशिश की और अब जबकि ईरान और अमेरिका के दरमियान एक बार फिर जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियां हटाने के हवाले से मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। फॉक्स न्यूज ने रवा साल फरवरी में व्हाइट हाउस में कौमी सलामती के मुशीर माइक वॉल्टर्स का हवाला देते हुए ये लिखा कि मुज़ाकरात के लिए एक ही अमरीकी शर्त है और वो जौहरी प्रोग्राम से मुकम्मल दस्तबरदारी है, क्योंकि सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने मौक़िफ़ में वाज़े कर चुके हैं कि ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अब अमेरिका ईरान मुज़ाकरात से मुतल्लिक माहिरीन का यह मानना है कि दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी को कम करने में मदद दे सकती है, मगर इसके चांसेस बहुत कम हैं। तमाम मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में खित्ते में तसादुम के खदशात मजीद बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक तरफ ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकराती अमल को लेकर बदएतमादी डिस्ट्रस्ट है, तो दूसरी जानिब ईरान की तरफ से पड़ोसी ममालिक को संगीन धमकी के बावजूद अरब दुनिया इन मुज़ाकरात को खुशाइंद करार दे रही है। ओमान न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ओमानी वज़ीर खारजा और सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान ने एक कॉल में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त का खैर मकदम करते हुए तमाम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी तनाज़ात के हल करने के लिए बातचीत को अपनाने के लिए हर मुमकिन हमायत का यकीन दिला दिया है। और अब एक तरफ अमेरिका ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोक रहा है, मुज़ाकराती अमल में शरीक है, तो दूसरी जानिब अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान तवानाई और शहरी जौहरी टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन शुरू हो गया है। अब सऊदी अरब पहले ही ऐलान कर चुका है कि वो पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई और इसके रेडियोलॉजिकल एप्लीकेशन से फायदा उठाने का इरादा रखता है। अब इसके मुतालिक ईरान क्या रद्द अमल देता है, क्या रिएक्शन देता है, ये तो वक्त ही बताएगा, मगर तिजारती जंग से मुतालिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का पहला यू टर्न भी सामने आ चुका है। अमेरिका के 145% टैरिफ के जवाब में चीन ने अमेरिका पर 125% टैरिफ आयद कर दिया है, मगर फिर
अमरीका की जानिब से चीन से इलेक्ट्रिकल मसनूआत की दरामद पर आयद मुजवजा टैरिफ वापस लेने का भी ऐलान सामने आ गया है। माहिरीन के मुताबिक इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा एप्पल और एनविडिया और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी अमरीकी कंपनियों को होगा, चूंकि 90% आईफोन्स चीन में तैयार और असेंबल होते हैं। स्मार्टफोन्स के अलावा अब दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात और मसनूआत जैसा कि सेमीकंडक्टर, सोलर पैनल्स और मेमोरी कार्ड्स पर इस्तिस्ना खत्म करने के जवाब में चीन ने अमेरिका से जवाबी टैरिफ मुकम्मल तौर पर मंसूख करने का मुतालबा कर दिया है। हमारे साथ अरब दुनिया के किरदार, अमेरिका ईरान जोहरी मुज़ाकरात और अमेरिकी कांग्रेसमैन का दौरा पाकिस्तान और इसके नताइज से मुतल्लिक बात करने के लिए डॉक्टर मलिया लोधी मौजूद हैं। परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन रह चुकी हैं, साबिक एम्बेसडर टू अमेरिका रह चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा हमारा साथ देने के लिए। फरमाई दीजिएगा कि अमेरिकी कांग्रेसमैन पाकिस्तान के दौरे पर हैं, आप एक तवील अरसे अमरीकियों से इंगेज कर चुकी हैं। इस वक्त जब पाकिस्तान में एक सियासी कशीदगी है और एक आप देख रही हैं पॉलिटिकल कंसेंसस है ही नहीं सिरे से, अमरीकी इंतजामिया का पाकिस्तान के साथ इस तरह इंगेज करना कितना अहम है और कितना अहम साबित हो सकता है, वो भी ऐसे वक्त में जब पीटीआई उम्मीद कर रही थी कि इमरान खान के हक में कहीं ना कहीं आवाज उठाई जाएगी, एंड दैट इज एब्सोल्युटली नॉट द केस इट सीम्स। मैं तीनों कांग्रेसमैन को मिली जब वो इस्लामाबाद आए। मैं नहीं समझती कि इसमें इतनी ज़्यादा कोई अहमियत है उनके दौरे में। इस तरह के तो दौरे होते रहते हैं। ये ज़रूर है कि ये पहली कांग्रेशनल डेलीगेशन है जो पाकिस्तान आई पिछले 3 साल में, लेकिन इनमें जो 2 कांग्रेसमैन हैं वो को चेयर्स हैं पाकिस्तान कॉकस के। और उनका यहाँ आना जाहिर है और दिलचस्पी लेना पाकिस्तान में अगेन आई वुड से कि मामूल की बात है। अगर वो कॉकस के चेयर्स हैं फिर तो उनको आना चाहिए ना पाकिस्तान। लेकिन जो मेरी बातचीत उनसे हुई, मुलाकात हुई, उसमें मैंने नहीं इस तरह की कोई बात देखी जो कि दे केम विद सम काइंड ऑफ स्पेसिफिक एजेंडा। ये एक गुडविल विजिट थी और उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें की। दे आर इंटरेस्टेड इन कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, लेकिन मैं नहीं समझती कि वी शुड exaggerate its importance। ये इस तरह की विजिट्स होते रहते हैं, कांग्रेसमैन और मुल्कों में भी जाते रहते हैं, so we shouldn't make such a big deal out of it। अमेरिका अब सऊदी अरब के साथ जोरी प्रोग्राम मुज़ाकरात भी शुरू कर रहा है ऑन वन हैंड, जबकि हम देख रहे हैं कि अमेरिका पर दबाव भी डाला जा रहा है कि वो जोरी प्रोग्राम ख़त्म करे। हाउ आर यू लुकिंग एट दिस सिचुएशन राइट नाउ? मैं समझती हूँ कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए हैं ओमान में, उनमें पेशरफ्त हुई है। वो काफ़ी अहम थे और ये भी अनाउंसमेंट हुई है कि अगले हफ्ते वो फिर से मिलेंगे। इस दफ़ा शायद रोम में मिलेंगे। तो लगता ये है कि अमेरिका और ईरान दोनों नहीं चाहते कि किसी किस्म की फ़ौजी कार्रवाई हो या जंग हो, कोई मिलिट्री एक्शन हो। दोनों मैं समझती हूँ कि अपने मुफाद में है उनके कि किसी किस्म की एग्रीमेंट हो, डी एस्केलेशन ऑफ टेंशन्स हो। फिर ये भी है महर कि सदर ट्रंप जो कि कहता था कि मैं 24 घंटे में यूक्रेन की जंग बंद करवा दूंगा, उसने ये देखा कि वो तो नहीं करवा सका। वो जंग जारी है। उसके अलावा जो उसने टैरिफ्स लगाए उस पे उसको यू टर्न करना पड़ा बिकॉज ऑफ द रिएक्शन जो कि उसके अपने मुल्क से आया और बाहर से भी उसको जो रिएक्शन मिला। तो ही नीड्स अ क्विक विन। और उस हवाले से मैं समझती हूँ कि शायद उसका ख्याल ये है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात करके किसी न किसी एग्रीमेंट पे अगर आ जाते हैं वो जौहरी इशू पे, तो दैट वुड बी अ विन फॉर हिम। और ईरान मैं समझती हूँ कि यही कैलकुलेट कर रहा है कि वो किसी किस्म की यानी कि ऐसी कोई मुज़ाकरात में एंटर करें या पेशरफ्त हो जिससे कि उनके भी जो हैं इंटरेस्ट वो सर्व हों। बिकॉज उनका ख्याल ये है ईरानियंस का कि अगर एग्रीमेंट ट्रंप के साथ होती है तो वो ज़्यादा देरपा होगी बनिस्बत जो ओबामा के साथ हुई थी, सदर ओबामा के साथ हुई थी। सो दोनों साइड्स इंटरेस्टेड हैं इन सम काइंड ऑफ अ डील। एंड बिकॉज यू नो यही डोनाल्ड ट्रंप थे जिन्होंने 2018 में भी ईरान अमेरिका डील से बैकआउट मंसूख कर दिया था और फिर यकतरफा वो भी ये भी काम किया गया था। अब ट्रंप एक तरफ तो धमकी दे रहे हैं, साथ ही मुज़ाकरात की बात भी कर रहे हैं। ईरान से कबल गज़ा मामले पर भी हमने देखा था कि उन्होंने हमास को ये धमकी लगाई थी कि जंग बंदी जल्द की जाए, मगर फिर उन्होंने यूक्रेनी सदर को भी ये फिर वाइट हाउस बुलाकर झाड़ भी पिला दी। सो आई मीन देयर इज अ लॉट ऑफ एराटिकनेस एंड व्हाट ही इज सेइंग एंड डूइंग, बट द फैक्ट इज कि ये 2.5 घंटे की मीटिंग इसको
इसको मुस्बत करार दिया जा रहा है? आर यू पर्सनली, गिवन दैट यू नो आप गहरी नजर रखती हैं, होपफुल कि इससे कुछ निकलेगा, या वो इजरायली प्रेशर जो है दैट विल वेरी मच बी प्रेजेंट थ्रू आउट? हाँ महर, ये अच्छा सवाल है आपका, इसलिए कि इजराइल तो नहीं चाहता था कि ट्रंप बातचीत शुरू करे ईरान के साथ, लेकिन ट्रंप ने इसको इग्नोर किया। बल्कि उसने अनाउंसमेंट जो की कि मुज़ाकरात होंगे ईरान के साथ, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जो कि उसने इजरायली वजीर आज़म नेतन्याहू के साथ की उसने। इससे नेतन्याहू जाहिर है बहुत नाखुश होगा, इसलिए कि इजराइल तो चाहता है कि किसी किस्म की फौजी कार्रवाई हो ईरान के खिलाफ। जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, ईरान समझता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है उनके लिए कि किसी किस्म की एग्रीमेंट हो जाए, इसलिए कि उनका ख्याल ये है कि अमेरिका की जो मेन डिमांड है इस वक्त, ट्रंप की जो मेन डिमांड है वो है कि ईरान जो है वो जौहरी हथियार ना बनाए, और जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट का इशू है कि कितने परसेंटेज हो सकता है या इजाज़त दे सकते हैं या नहीं दे सकते, उन ईरानियंस का शायद ख्याल है कि इस पे ट्रंप ज़्यादा एम्फसाइज नहीं करेगा, जिससे कि उनको थोड़ी सी स्पेस मिलेगी। तो अगर तो ये कैलकुलेशन करेक्ट है और एक्यूरेट है, तो फिर मैं समझती हूँ कि काफ़ी स्कोप है फॉर सम काइंड ऑफ एन एग्रीमेंट। ईरान ने ये भी कहा है कि हम सिर्फ न्यूक्लियर इशू पे बात करेंगे, इसलिए कि पहले ये इम्प्रेशन था कि और इश्यूज पे भी वो बात करना चाहता है ट्रंप, मिसाल के तौर पे बैलिस्टिक मिसाइल्स, मिसाल के तौर पे मशरिक़ वस्ता में जो एलाइज हैं ईरान के, उनकी कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं उनके हवाले से। तो लगता ये कि वन पॉइंट एजेंडा पे आ गया है अमेरिका, और वो है सिर्फ न्यूक्लियर इशू। तो अब देखना ये है कि क्या दोनों साइड्स हु आर इंटरेस्टेड क्लियरली, क्या वो दोनों साइड्स वो कंसेशंस एक दूसरे को दे सकते हैं जिससे कि एक डील हो सके। और अरब दुनिया के बढ़ते सिफारती किरदार को आप कैसे देख रही हैं? माजी में हमने देखा अमेरिका जामिन भी होता था, अमेरिका मुज़ाकरात का मेज़बान भी होता था, अब क्या बदला है एकदम? अरब दुनिया हर तनाज़े के हल में पेश दिखाई जा रही है, चाहे कतर की सालिसी में अमेरिका और तालिबान के दरमियान इनखला का मुआहिदा हो, या लोदी साहिबा अमेरिका रूस मुज़ाकरात में सऊदी अरब का किरदार हो, और ऐसे ही कतर और मिस्र का भी फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग बंदी मुआहिदों में सहूलतकारी हो। एंड यू नो इट्स इवन नाउ आप देखें ओमान में अमेरिका और ईरान के माबैन ये जोहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक मुज़ाकराती अमल में मेहमान नवाजी करना, तो दिस ग्रोइंग रोल, हाउ आर यू सीइंग इट? देखिए, आपने ठीक निशानदेही की इसकी महर, इसलिए कि कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें कि मुमालिक एक दूसरे के साथ बराह रास्त मुश्किल होता है उनको बात करना, जिस तरह अमेरिका और ईरान के दरमियान। इसलिए कि ईरान ने तो फ्लैट रिफ्यूज कर दिया था ना कि हम सिर्फ इनडायरेक्ट नेगोशिएशंस करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे। डायरेक्ट तब करेंगे जब सैंक्शंस वगैरह आप हमसे हटाएंगे। उन्होंने हमेशा कहा कि हम प्रेशर के तहत नहीं करेंगे। तो मैं समझती हूँ इन सिचुएशंस में फिर और मुल्कों का रोल हो जाता है, बढ़ जाता है। ओमान का रोल, फिर जैसे आपने भी कहा कि कतर का रोल रहा है, इसलिए कि शुरू में अमेरिका और हमास के दरमियान जो मुज़ाकरात थे वो बराह रास्त होने मुश्किल थे। डिप्लोमेसी में ये होता है कि जब दो ममालिक एक दूसरे के साथ डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, तो देन देयर इज़ अ रोल फॉर अदर कंट्रीज। और बिकॉज ये सारे इश्यूज जो थे ये मशरिक वस्ता में ही थे ना, तो जाहिर है फिर उन्हीं का रोल बनता था कंट्रीज इन द मिडल ईस्ट। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। गजा में नस्ल कुशी इस सदी का सबसे बड़ा जुर्म है। रात गए गजा में जुल्म बर्बरियत की दास्तान में एक और इंसानियत सोज बाब का इजाफा हो चुका है। इजराइल ने गजा के आखिरी मुकम्मल फाल अस्पताल को भी तबाह कर दिया है। गजा के इलाके डियर अल बला में इजरायली हमले में 6 भाइयों समेत 37 अफराद शहीद हो गए हैं। नाज़रीन, गजा सिटी में वाक़े अल अहली अरब अस्पताल, जो कि शहर का आखिरी मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल अस्पताल तस्वर होता था, एक इजरायली फ़ज़ाई हमले में तबाह हो गया है। इजरायली जंगी तैयारों के हमले में अस्पताल के इंटेंसिव केयर और सर्जरी डिपार्टमेंट को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के बाद 2 मंजिला इमारत से बड़ी मिकदार में शोले और धुआं उठ रहा था। ऐनी शाहिदीन का यह कहना है कि हमले के बाद अस्पताल में मौजूद लोग, जिनमें कुछ मरीज भी शामिल थे कि जो अभी बेड पर ही मौजूद थे, उनके भागते हुए मनाजिर हमारी आंखों में हमेशा के लिए महफूज हो गए हैं। इजरायली फौज के मुताबिक इस हमले का मकसद अस्पताल में मौजूद हमास के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाना था। अब गजा की वजारत सेहत के मुताबिक इजराइल की जंग में अब तक कम
از कम 51,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। शहादतों का ताज़ा तरीन तादाद 61,700 से जायद है। खलीजी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के तफ्तीशकारों ने इस बात का इंकशाफ किया है कि 18 मार्च से 9 अप्रैल के दौरान कम अज़ कम 36 इजरायली हमलों में सिर्फ ख़वातीन और बच्चों को कत्ल किया गया है। रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि इजरायली फौज ने तकरीबन 3 हफ्तों के दौरान 224 हमले किए हैं कि जिनमें रिहायशी इमारतों और आलमी सतह पर बेघर अफराद के खैमों को निशाना बनाया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि इजरायली हमलों की वजह से गजा भर में अब कोई महफूज जगह बाकी नहीं बची। मगरबी मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये बताया गया है कि इजरायली हुकूमत गजा पट्टी को अलग अलग हिस्सों में तकसीम करके मुकम्मल फौजी कंट्रोल में देना चाहती है। Israel has dramatically expanded its footprint in the Gaza Strip and now यकीन मानिए कि I don't think there's much left now। मेरे मुंह में खाक, पूरे इलाकों को मस्मार करके बज़ाहिर हमास को हमेशा के लिए ख़त्म करने का कहा जा रहा है और इसीलिए रफ़ा के रिहायशियों को भी ये हुक्म दिया गया है कि वो साली इलाकों में तंग पनागाहों में मुंतकिल हो जाएं। अब रिपोर्ट्स में इजरायली सिक्योरिटी हुकाम के हवाले से ये तस्दीक की गई है कि गजा के जनूबी हिस्से में रफ़ा को मुस्तकिल तौर पर खाली कराने का मंसूबा है, जो कि गजा पट्टी का 20% यानी कि 20% हिस्सा बनता है। नाज़रीन, इसी तरह का एक ऑपरेशन शुमाली गजा में भी जारी है। ये इक़दामात इजरायली मंसूबे का हिस्सा हैं कि जिसके तहत 20 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहरों और कस्बों से निकाल कर साहली इलाकों की तरफ धकेल देना मकसूद है, ताकि आगे चलकर फ़लस्तीनी खुद ही गजा से हिजरत करने पर मजबूर हो जाए। गजा पट्टी के बकिया इलाके में इजरायली फौज गजा की सरजमीन को तबाह करने की पॉलिसी पर अमल कर रही है। इसीलिए 1 महीने पहले इजराइल ने गजा के लिए इमदाद मुकम्मल तौर पर बंद कर दी थी और पिछले हफ्ते गजा सिटी के लाखों रिहायशियों की साफ पानी की वाहिद सप्लाई लाइन भी काट दी गई। नाज़रीन, इजराइल का गजा के फलस्तीनियों को शाम के शुमाल में बसाने का मंसूबा भी सामने आ रहा है। इजरायली मीडिया का यह कहना है कि शाम में तुर्की की सरहद के करीब फलस्तीनियों के लिए खैमा बस्तियां तैयार की जा रही हैं। इजरायली फौज की शाम में मजीद पेशकदमी भी जारी है। इजरायली मीडिया ने यह भी बताया है कि इजरायली फौज सियाहों और शहरियों को हाल ही में कब्जा किए गए शुमाली इलाके की सैर कराने का इंतजाम भी कर रही है। गोलान हाइट्स की मुतनाज़ इलाके में ये दौरे, ये सैरें, ये ट्रैवल्स इतवार से शुरू होकर 1 हफ्ते तक जारी रहेंगे। अब इजराइल दूसरी जंग अजीम के खात्मे के बाद एथनिक क्लेंजिंग की सबसे बड़ी मिसाल कायम कर रहा है। जुमे को वजीर दिफा द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ इजराइल कैट्स ने यह ऐलान किया कि हमास के खिलाफ जंग में मजीद शिद्दत लाई जाएगी। फलस्तीनियों पर दबाव डालने के तमाम तर हरबे आजमाए जाएंगे, बशमूल गजा की आबादी का जनूब से इनखला और इवैक्यूएशन और गजा के रिहायशियों के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के रजाकराना यानी कि वॉलंटरी नकल मकानी का जो मंसूबा था उस पर अमल दरामद भी मुकम्मल तौर पर कराया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक रोजाना औसतन 100 बच्चे मारे जा रहे हैं। इजराइल एक ही वक्त में मिस्र के साथ तनाव को भी हवा दे रहा है और ये तनाव मिस्री सेनाई में फलस्तीनियों को बड़े पैमाने पर बेदखल करने की बुनियाद बताई जा रही है। इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर बजलेल स्मोच का यह कहना है कि इजराइल उस वक्त तक मुकम्मल नाकाबंदी नहीं उठाएगा कि जब तक हमास को शिकस्त नहीं दी जाती और बकिया 59 इजरायली अर्गमालियों और हॉस्टेजेस को रिहा नहीं करवा लिया जाता। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कसम खा रखी है कि गंदम का एक दाना भी गजा में दाखिल नहीं होने देंगे। जस्ट इमेजिन। बदकिस्मती से अब शायद सवाल ये नहीं रहा कि फ़लस्तीनियों को गजा से निकाला जाएगा, बल्कि सवाल अब ये है कि इन्हें कब निकाला जाएगा और कहाँ भेजा जाएगा। इजरायली की आदत बज़ाहिर फ़लस्तीनियों को सरहद पर मिस्र ले जाए या अफ्रीका के ममालिक में भेजे, इसके दरमियान तकसीम है। शर्म का आलम है ये हमारे लिए। इजाज़त, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।